इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। हेलो डियर लर्नर्स, अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे कि सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश में और अच्छी अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं इंग्लिश में अपने स्कोर को, उसके लिए आपको चिंता है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी तैयारी में आपकी मदद करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश का एक रिकॉर्डेड बैच, जिसमें आपका ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब इन सबकी तैयारी करवाई जाएगी। अच्छी बात है कि इन लेक्चर्स में आपको केवल प्योर लर्निंग कंटेंट मिलेगा, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जिससे कि आपके टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और कम समय में आप फोकस के साथ में अच्छी तैयारी कर पाए, अच्छा सीख पाए, जिससे कि आपके सिलेक्शन का सपना इस बार ही पूरा हो। तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी रोज सुबह 9 बजे। तो हमसे जुड़ना ना भूलें, एसएससी अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर रोज सुबह 9 बजे। अच्छी तैयारी करें, अच्छा सीखें और अपने सपनों को पूरा करें। ऑल द बेस्ट डियर लर्नर्स। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को पर्टिकुलर आंसर कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं। एक काम करें, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। जाओ देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सारे बच्चे ध्यान से इधर देखेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, न्यूज़पेपर carried a report about the plane crash. Umbrella is of no use against storm. तुम शायद ना जान पाओ, लेकिन ये जो लिखे गए दोनों क्वेश्चंस हैं, ये हमारे उस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। और मजे की बात, ये बोर्ड पे जो 3 क्वेश्चंस तुम्हें दिख रहे हैं, ये तीनों ही एसएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। यहां पर एक नाउन लिखा हमने न्यूज़पेपर, यहां पर हमने एक नाउन लिखा है अम्ब्रेला। सारे बच्चे ये बताएं कि नाउन्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अम्ब्रेला कैसा नाउन है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल? अम्ब्रेला कैसा नाउन है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, बस ये बताओ। काउंटेबल, ठीक है। न्यूज़पेपर कैसा नाउन है, काउंटेबल। देखो, पेपर अनकाउंटेबल होता है, पेपर जो होता है ना वो मटेरियल नाउन होता है, वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर, क्वेश्चन पेपर, रिसर्च पेपर, ये काउंटेबल होते हैं। तो जो हमने न्यूज़पेपर लिखा ना बच्चे, ये काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल है। सिस्टम भी काउंटेबल होता है, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो अगर मेनी टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं तो ये काउंटेबल हो गया, ठीक है। तो ये तीनों नाउन काउंटेबल हैं। अब ध्यान से देखो, सिंगुलर भी है, कोई भी नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल हो बिना डिटरमिनर के मत लिखा करो, ठीक है। अब जैसे यहां पे हमने सिस्टम लिखा ए, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के ना लिखा करें। तो यहां लिखो अ सिस्टम, यहां लिखो एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो यूज अगेंस्ट स्टॉर्म। तूफान के आगे छाते वाते से कुछ नहीं होता। हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो आप छाता लगा लो, छाता आपको बचा लेगा, लेकिन जब तूफान आता है तो छाता खुद ही उड़ जाता है, वो दूसरे को क्या बचाएगा। तो लिखो एन अम्ब्रेला इज ऑफ नो यूज अगेंस्ट स्टॉर्म। तूफान के आगे छाते वाते की कोई भी साथ नहीं होती, ठीक है। टेस्ला डिजाइन्ड अ सिस्टम, टेस्ला ने एक सिस्टम डिजाइन किया। कैसा सिस्टम? फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर द एयर। ओवर द एयर मतलब यहां से उधर भेजने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को। अब इसमें आ जाओ, न्यूज़पेपर कैरिड अ रिपोर्ट अबाउट द प्लेन क्रैश, कि न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी थी प्लेन क्रैश के बारे में, ठीक है। तो अब हमें समझना यहां पर ये है कि वो जो न्यूज़पेपर है वो कोई जनरल न्यूज़पेपर होगा, कोई स्पेसिफिक न्यूज़पेपर होगा। तो या तो हम ए लिखेंगे या द लिखेंगे।
तो ध्यान से देखो जो भी न्यूज़पेपर होगा ना वो स्पेसिफिक न्यूज़पेपर होगा। किसी भी न्यूज़पेपर में छपी होगी तो तुम्हें कैसे पता कि प्लेन क्रैश की न्यूज छपी है और रिपोर्ट छपी है? तो जिसने जो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में खबर छपी रही होगी, तो यहाँ पे लिखो द न्यूज़पेपर। द न्यूज़पेपर कैरिड अ रिपोर्ट अबाउट द प्लेन क्रैश। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो यहां से हमने क्या सीखा? कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के ना लिखें। ठीक, ये पेपर में आने वाला कॉन्सेप्ट, ही हैज फूड फ्रेंड्स एंड फैमिली। ही हैज फूड फ्रेंड्स एंड फैमिली। अब देखो ये जो हमने फूड लिखा ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फ्रेंड्स जो लिखा है काउंटेबल और प्लूरल नाउन है। फैमिली जो लिखा वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। अब जो अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन होते हैं अगर हम उनको जनरल सेंस में यूज करें तो वो बिना डिटर्मिनर के सही, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के गलत। तो ही हैज फूड फ्रेंड्स एंड अ फैमिली। ठीक, चलो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे जाओ। We really need to look at interventions that focus long-term weight management that can achieve sustained weight loss at the recommended 1 to 2 pounds per week. तो यहाँ पे हमने लिखा we really need to look at interventions that focus long-term weight management that can achieve sustained weight loss at the recommended 1 to 2 pounds per week. फलाना ढिमकाना, बड़ा सेंटेंस है, ऐसे ही है। आ जाओ देखो एक क्वेश्चन देखो। We should focus dash our next target. He focused his eyes on the bird. अब देखो ये जो दो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं इनसे सारे बच्चे एक बार समझेंगे, ठीक है। वी शुड फोकस आवर नेक्स्ट टारगेट एंड वी शुड ही फोकस हिज आइज ऑन द बर्ड। अब देखो फोकस वर्ब जो होती है ना बच्चे, ये ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव दोनों होती है। मतलब ये वर्ब ट्रांसटिव भी होती है और ये वर्ब इंट्रांसटिव भी होती है। अगर फोकस का मतलब हो किसी चीज को एडजस्ट करना तो ये ट्रांसटिव वर्ब होती है। जैसे मान लो कोई कैमरा है, हम कैमरे को फोकस कर रहे हैं किसी जगह पर, तो वी आर फोकसिंग द कैमरा, ठीक है। हम अपनी नजर को कहीं पे फोकस कर रहे हैं, तो फोकस करना मतलब किसी चीज को एक जगह पे स्थिर करना, ठीक है। तो ये वर्ब ट्रांसटिव होती है। जैसे हमने लिखा ही फोकस्ड हिज आइज, उसने अपनी आइज को फोकस किया। कहां पर फोकस किया? ऑन द बर्ड, पक्षी के ऊपर फोकस किया, तो ये सही है। लेकिन यहाँ पे जो हमने फोकस का था नेक्स्ट टारगेट लिखा ना, नेक्स्ट टारगेट कोई ऐसा चीज नहीं जिसको फोकस किया गया होगा। नेक्स्ट टारगेट एक तरीके से देखें तो गोल है, एक टारगेट है जिसके ऊपर कोई फोकस कर रहा होगा। क्या फोकस कर रहा होगा वो यहाँ पे लिखा नहीं है। अपना ध्यान फोकस कर रहे होंगे, अपनी एक्टिविटीज फोकस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे ऑन लिख दो। तो कई बार तुमने देखा होगा कि फोकस वर्ब के साथ हम ऑन प्रेपोजिशन यूज करते हैं, कई बार हम ऑन प्रेपोजिशन नहीं भी यूज करते हैं। अब आगे से तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर फोकस का मतलब है किसी चीज को एडजस्ट करना, कहीं एक जगह पे उसको स्थायी करना, तो ये ट्रांसटिव वर्ब है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। लेकिन फोकस द लाइट, लाइट को यहाँ पे फोकस करो। जैसे कोई पर्सन है, शूटिंग वगैरह नहीं होती तो उसमें जैसे लाइट मैन होता है तो उसको बताया जाता है कि भाई लाइट को यहाँ पे डालो, तो हम उससे क्या कहेंगे? फोकस ऑन द लाइट या फोकस द लाइट? फोकस द लाइट, फोकस द लाइट हियर, लाइट को यहाँ फोकस करो, मतलब ऐसे एडजस्ट करो कि ये ध्यान यहाँ पर आए, लाइट पूरी फोकस यहाँ पर आए। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब जैसे हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा, फोकस लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट। अभी जो लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट हमने लिखा है, ध्यान से देखो क्या है। ये कोई वो चीज है जिसको एडजस्ट किया जाएगा या वो टारगेट है जिसको अचीव करना है? ये टारगेट है। लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट एक गोल है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस वर्ब इंट्रांसिटिव, इसका ऑन लिखो, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट। लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट पे फोकस करो, ये हमारा आंसर है। वी शुड फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये अपना ध्यान देना कि फोकस वर्ब के साथ दोनों तरीके की सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे हैं वो सस्टेन्ड की जगह सस्टेनेबल बता रहे थे, मीनिंग सेम होता है भैया मेरे, दोनों वर्ड सिनोनिम्स होते हैं, तुम्हें पता नहीं रहा होगा, इसलिए तुमने सस्टेनेबल वर्ड ज्यादा सुना पड़ा होगा तो तुम्हें लगा सस्टेनेबल ही आएगा, ठीक है। ये आंसर है, ये सही लिखा हुआ है।
वी रियली नीड टू लुक एट इंटरवेंशन, हमें उन इंटरवेंशन को देखने की, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। कौन सी? दैट फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट पे ध्यान केंद्रित करती हैं। कैसा लॉन्ग टर्म वेट मैनेजमेंट? दैट कैन अचीव सस्टेन्ड वेट लॉस, जो एक सस्टेन्ड वेट लॉस को अचीव कर सकता है, मतलब ऐसा वेट लॉस की जो स्थायी रहे, ऐसा नहीं कि एकदम से वेट लॉस कम हुआ लेकिन फिर बाद में बढ़ गया, ऐसा ना हो, सस्टेन्ड करे। सस्टेन्ड का मतलब वेट लॉस हुआ है तो वेट लॉस कम रहे, फिर वेट एकदम से बढ़े ना। एट द रिकमेंडेड 1 to 2 पाउंड्स पर वीक, और ऐसा ना अचानक से वेट बहुत कम हो जाए, जो रिकमेंडेड है 1 से 2 पाउंड हर हफ्ते, इतना वेट जो कम हो, ठीक है, तो वो आंसर सही हो। अगला क्वेश्चन देखो, असल में होता है क्या, मैं बता देता हूं। देखो डिमांड के साथ में होता है क्या, जो पर्सन डिमांड कर रहा है अगर हमें उसको लिखना है डिमांड के बाद में तो ऑफ लिखा करो, ऐसे ओरली सुन लेना, बाकी अपने नोट्स वोट बनाओगे, पेन रजिस्टर लेके बैठो तो चाहो तो लिख लेना। जैसे हमने लिखा द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब स्टूडेंट्स की मांग, जो स्टूडेंट्स ने डिमांड की वो। डिमांड फॉर मनी, पैसे के लिए मांग। तो यहां पे देखो डिमांड ऑफ और डिमांड फॉर दोनों सही होते हैं। डिफरेंस क्या रखना है कि जिसने डिमांड की अगर हमें उसको मेंशन करना है तो हम लिखेंगे ऑफ, द डिमांड ऑफ द सिटीजन, ठीक है, द डिमांड ऑफ द किड। अब फॉर का मतलब किस चीज के लिए डिमांड की गई, डिमांड फॉर प्रोटेक्शन, डिमांड फॉर सेफ्टी, डिमांड फॉर वाटर, ऐसे। तो ये ध्यान रहेगा। उसके आगे की बात देखो, फिर उसके आगे देखते हैं। तो डिमांड फॉर वो लिखा वो सही है बच्चे, द ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉटन, कॉटन के लिए बढ़ती हुई मांग। तो कॉटन ने अगर कोई चीज की मांग की हो तो ऑफ, अदरवाइज हमें पता है ऐसे नहीं तो सही है। अगला देखो, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन इंड्यूस्ड, ठीक है, सदर्न प्लांटर्स इन अमेरिका टू ग्रो मोर कॉटन। कहानी समझ में आ रही है? क्या हुआ कि जो बढ़ती हुई डिमांड थी कॉटन की, ठीक है, उसने क्या किया, इस पर का मतलब एकदम से तेज कर दिया, चिंगारी दे दी किस चीज को, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, ठीक है, उससे ब्रिटेन में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत हो गई, ठीक है। एंड इंड्यूस्ड सदर्न प्लांटर्स इन अमेरिका, और अमेरिका में जो सदर्न प्लांटर्स थे, ठीक है, जो कॉटन प्लांट करने वाले किसान थे, उनको क्या हुआ, टू ग्रो मोर कॉटन, और उनको ललचाया। इंड्यूस करना मतलब ललचाना। देखो इंड्यूस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस का मतलब होता है किसी को प्रलोभित करना, अट्रैक्ट करना, डिविच करना, चार्म करना, ललचाना, यही होता है ना इंड्यूस का मतलब। तो जैसे वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आ गया, किस वजह से, कॉटन की बढ़ती हुई डिमांड की वजह से। तो उससे क्या हुआ, जो प्लांटर्स थे जो कॉटन उगाया करते थे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, वो ललचा गए। किस लिए ललचा गए, और ज्यादा कॉटन उगाने के लिए, ठीक है। चलो अब जब सारी बातें समझ में आ जाए तो यहां देखो, ये जो हमने इंड्यूसिंग लिखा है बच्चे एंड के बाद जोड़ के, ये वर्ब है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है ये मेन वर्ब है या कैसी वर्ब है। तो ध्यान से देखो, ये मेन वर्ब तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब होती तो फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, ठीक है। कोई भी मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, मेन वर्ब की बात कर रहा हूं मैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। तो अगर हम इंड्यूसिंग को बिना मेन वर्ब के लिख रहे हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के लिख रहे हैं, तो हमें इसे मेन वर्ब नहीं मानना चाहिए, हमें इसे पार्टिसिपल मानना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे पार्टिसिपल मान लेंगे तो पार्टिसिपल्स को तो जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत होती नहीं, तो हमें ये कंजंक्शन एंड नहीं लिखना चाहिए। तो या तो हम एंड हटाएं और ऐसे लिखें, द ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉटन स्पर्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन इंड्यूसिंग सदर्न प्लांटर्स इन अमेरिका टू ग्रो मोर कॉटन। तो या तो हम यहां से एंड हटा दें, ये तो सही हो जाएगा, या फिर अगर हम एंड लिख रहे हैं तो हम इसको मेन वर्ब बनाएं। अब मेन वर्ब बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहां पर एक वर्ब हमने पहले से लिख रखी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये वर्ब 1 है। एंड के साथ अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये वर्ब 2 हो गई, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखी गई है तो इसको भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख दो, इंड्यूस्ड। तो इसको ऐसे लिख दो, द ग्रोइंग डिमांड फॉर कॉटन, जो कॉटन की बढ़ती हुई डिमांड थी, उसने क्या किया, दो काम किए। एक काम तो उसने ये किया, इस पर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ा दिया। और क्या किया, इंड्यूस्ड सदर्न प्लांटर्स इन अमेरिका, अमेरिका के जो सदर्न प्लांटर्स थे उनको ललचाया, ठीक है, प्रलोभित किया, किस चीज के लिए, टू ग्रो कॉटन, और ज्यादा कॉटन उगाने के लिए। तो या तो इंड्यूस्ड लिख दो तो सही है, या एंड हटा दो इंड्यूसिंग लिखा रहने दो तो भी सही है, ठीक है, दोनों तरीके सही है। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आते, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ,
In the ideal 21st century classroom, children are actually excited about going to school and there is little or no discipline problems because everyone is eager to learn. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, या तो एंड हटा दो तो सही है, इंड्यूसिंग रहने दो, या फिर एंड लिखोगे तो उसको इंड्यूस कर लो। चलो भाई सारे लोग आंसर बताने की कोशिश करो। अब देखो यहां पे सारे बच्चे समझना, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है नाउन है, ठीक है। कंफ्यूजन भी नाउन है, क्वेश्चंस प्लूरल नाउन है, काउंटेबल कंफ्यूजन अनकाउंटेबल नाउन है सिंगुलर, ठीक है। अब हमने इस नाउन के लिए दो डिटर्मिनर्स हैं वो एंड से जोड़कर लिखे हैं, और से सॉरी, नो और फ्यू। अब नो जो होता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल किसी भी डिटर्मिनर के साथ, सिंगुलर प्लूरल किसी भी नाउन के साथ यूज होता है। तो नो का यूज तो हम क्वेश्चंस के या कंफ्यूजन में से किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, एक बात हो गई। लेकिन ये जो हमने लिटिल लिखा है ये तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता, सॉरी काउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता, तो इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा फ्यू। लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता, फ्यू अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता, तो यहां लिखना पड़ेगा लिटिल। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा लिटिल और नो कंफ्यूजन, फ्यू और नो क्वेश्चंस। बात समझ में आई? तो जो नो है बच्चे वो हम काउंटेबल, देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे, जैसे नो है, ऑल है, एनफ है, हाफ है, सम है, एनी है, एटसेट्रा। ये ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जिनका यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल सबके साथ कर सकते हैं, किसी भी तरीके के नाउन के साथ में कर सकते हैं। नो, ऑल, एनफ, हाफ, सम, एनी, एटसेट्रा। अ लॉट ऑफ लिख लो इसमें, नहीं इतने रहना। तो इनका यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लूरल किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो हम नो का यूज क्वेश्चंस के साथ भी कर सकते हैं, नो का यूज कंफ्यूजन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन फ्यू का यूज तो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे फ्यू हटा के लिटिल लिखो। लिटिल का यूज प्लूरल के साथ नहीं कर सकते तो फ्यू लिखो, तो या तो लिखो फ्यू और नो क्वेश्चंस या लिखो लिटिल और नो कंफ्यूजन, ऐसे से हो जाएगा। अब उस क्वेश्चन पे जाओ ध्यान से। इस क्वेश्चन में देखो हमने नाउन लिखा है डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, ये नाउन है। इस नाउन के साथ हमने एक डिटर्मिनर लिखा है नो और एक डिटर्मिनर लिखा है लिटिल, ठीक। अब अगर हम लिटिल लिख रहे हैं, एक मिनट बच्चों, चलो, तो अब पता है हमारे साथ क्या है कहानी, या तो हम लिटिल की जगह फ्यू लिखें क्योंकि हमने प्रॉब्लम्स को प्लूरल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अगर हम फ्यू लिखेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी जगह आर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम्स नाउन प्लूरल है, ठीक। तो देयर के साथ जो वर्ब यूज होती है वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं यूज होती, वर्ब के बाद लिखेंगे नाउन के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो अगर हम यहाँ पे फ्यू करेंगे तो हमें यहाँ पे आर भी करना पड़ेगा, या फिर एक दूसरा ऑप्शन है कि हम उस लिटिल को लिखा रहने दें और प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम कर दें, देयर इज लिटिल और नो डिसिप्लिन प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम बताओ क्या करें, या तो प्रॉब्लम करो, समझ में आया जो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान से समझना, या तो प्रॉब्लम्स की जगह प्रॉब्लम करो, ठीक है, या फिर लिटिल की जगह फ्यू करो। अगर फ्यू करोगे तो फिर इसकी जगह आर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, बताओ। या तो देखो होता क्या ना, प्रॉब्लम को हम जनरल सेंस में प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम जो नाउन होता है अगर हम उसको जनरल सेंस में रेफर करें ना तो हम उसको सिंगुलर भी लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल भी होता है वो, ठीक है। लेकिन जब हम प्रॉब्लम किसी एक पर्टिकुलर थिंग को कहते हैं तो फिर वो काउंटेबल हो जाता है। तो हम इसको दोनों तरीके से सही कर सकते हैं, ठीक। तो जब दोनों तरीके से सही कर सकते हैं तो करेक्शन कर दो बाद वाला, तो लिख दो देयर इज लिटिल और नो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है डिसिप्लिन की या कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाद वाला करेक्शन। प्रॉब्लम काउंटेबल तब है जब आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को प्रॉब्लम कहते हो, योर फ्रेंड इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, योर फ्रेंड इज अ प्रॉब्लम, तो इस सिचुएशन में काउंटेबल है। प्रॉब्लम को जब हम जनरल सेंस में रेफर करते हैं तो वो अनकाउंटेबल ही होता है बच्चे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। हीमोफिलिया, a blood clotting disorder, can be passed about the maternal line within families. Men are more likely to develop it while women are usually carriers. हाँ, डिसिप्लिन नाउन, प्रॉब्लम नाउन, कंपाउंड नाउन हो गया। डिसिप्लिन प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन प्रॉब्लम का मतलब हो गया बच्चे प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन। चलो अब मैं इसको बताता हूं, ये जो पूरा सेंटेंस है ना इसको एक बार एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इसका समझना है क्या लिखा हुआ है। हीमोफिलिया अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, हीमोफिलिया एक बीमारी है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है कि
थक के नहीं जमते खून में, ठीक है, ऐसे कुछ हो गया। कैन बी पास्ड अबाउट द मैटरनल लाइन, माता की साइड से, मैटरनल लाइन का मतलब माँ की जो लीनिएज है उधर से, ये उधर से पास होती है परिवारों में, ठीक है। मैन आर मोर लाइकली टू डेवलप इट, ये हीमोफीलिया बीमारी जो होती है मोर लाइकली होती है किसको, पुरुषों को ये बीमारी होती है। वाइल विमेन आर यूजली करियर्स, और जो महिलाएं होती हैं वो इसकी वाहक होती हैं, उनको ये बीमारी होती कम है लेकिन उनकी वजह से आगे पहुंचती है, पहुंचाती वही है, मतलब मैटरनल साइड से बीमारी आगे बढ़ती है, ठीक। मैनी प्रॉब्लम्स बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे। अब यहाँ पे सारे बच्चे ध्यान देना, ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया। अब इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर ये कि अबाउट की जगह डाउन लिखो। पास डाउन का मतलब किसी चीज का आगे बढ़ना, ट्रांसफर होना एक से दूसरे को, जैसे हैंड डाउन होता है ना, वैसे हो गया पास डाउन। तो पास डाउन का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे आना। ये तो बहुत सिंपल होता है समझना, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। मान लो कोई बीमारी जो है, ठीक है, आपके ग्रैंडफादर को थी, जेनेटिक, ग्रैंडफादर से फिर वो आपके लीनिएज में नीचे आ गई, आपके फादर को हो गई, फादर से आप में हो गई, आपसे आपके बच्चों में हो गई, नहीं होता कोई ऐसी जेनेटिक टाइप की। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये बीमारी पास डाउन हो रही है। पास का मतलब गुजरना, पास होना हमसे दूसरे में, और डाउन का मतलब नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ तो जा नहीं सकती, बच्चों से पेरेंट्स में, पेरेंट्स से ग्रैंड पेरेंट्स में, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। नहीं, पास थ्रू नहीं होता, पास थ्रू नहीं, पास डाउन। ये समझ में नहीं आ रही वो लाइन सीधी, वो बात समझ में नहीं आ रही कि ऊपर से नीचे की तरफ, जनरेशन टू जनरेशन। तो ये ध्यान रखना, इसका तो आंसर है पास डाउन। अब यहां पर पास से रिलेटेड ना कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, हम लोग वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। जो देखो, पास बाई, पास ऑफ, पास ओवर, पास आउट, पास अवे, पास ऑन। ये पास वर्ब के ना कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं। इनमें से जिन जिनके आंसर तुम्हें पता हो कमेंट करो जल्दी से, जिनके पता हो कमेंट कर दो, बाकी अभी मैं समझा दूंगा। ये मैंने यहाँ पे बच्चों देखो 6 फ्रेजल वर्ब्स लिखी हैं पास वर्ब की, पास बाई, पास ऑफ, पास ओवर, पास आउट, पास अवे, पास ऑन। पास बाई का मतलब होता है टू वॉक बाई, किसी के पास से गुजरना। मैनी पीपल पास्ड बाई हिम बट नोबडी हेल्प, बहुत से लोग उसके पास से गुजरे लेकिन मदद किसी ने नहीं करी। पास बाई का मतलब पास से गुजरना, ठीक है। पास ऑफ का मतलब होता है बच्चे टू डिसगाइज वनसेल्फ, भेष बदल लेना, टू डिसगाइज वनसेल्फ। ही पास्ड ऑफ एज अ सिक्योरिटी पर्सनल, ही पास्ड ऑफ एज अ डॉक्टर। फिल्मों में नहीं दिखाते जैसे क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं, वो डॉक्टर का भेष बना के चले गए अस्पताल में और मार आए किसी को, ठीक है। या जैसे कोई टेररिस्ट है, वो पुलिस वाले या फिर सोल्जर्स के भेष में निकल भागा कहीं से। तो पास ऑफ करना मतलब डिसगाइज वनसेल्फ, पास ऑफ का मतलब डिसगाइज वनसेल्फ, ठीक है। अच्छा, पास ओवर का मतलब होता है टू साइड लाइन, किसी को साइड लाइन कर देना। यूजुअली इसका यूज पैसिव वॉइस में किया जाता है, मुझे याद है सीपीओ के एक पेपर में आ भी चुका है, ठीक है। ही वॉज पास्ड ओवर फॉर द प्रमोशन, ठीक है। हाँ, ये मीडिया का जैसे अपहरण मूवी है ना, उसमें देखो जर्नलिस्ट बन के जाता है, क्या नाम, अजय देवगन। तो पास ओवर का मतलब होता है साइड लाइन कर देना। एसएससी सीपीओ के पेपर में एक बार एक क्वेश्चन आया था जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ही वॉज पास्ड ओवर फॉर द प्रमोशन, he resigned as he was passed over for the promotion। he was passed over for the promotion का he was sidelined for the promotion, कि promotion के लिए उसको sideline कर दिया गया। sideline कर देने का मतलब है कि किसी दूसरे पर्सन को इसकी जगह पे promotion मिल गया, मतलब इसको sideline कर दिया, इसको promotion नहीं दिया। तो ये pass over का मतलब होता है। pass out का मतलब होता है to faint, बेहोश हो जाना बच्चे। pass out का मतलब होता है to lose consciousness, जैसे कोई बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी में बहुत देर खेलते रहने से कोई बेहोश होकर गिर पड़ा, या किसी को चक्कर आ गया बेहोश हो गया, ठीक है, इस वजह से। तो इसको पास आउट करना कहते हैं। बाकी एक पास आउट का मतलब तुम लोग भी जानते होगे, टू कंप्लीट वंस कोर्स सक्सेसफुली, अपने कोर्स को सक्सेसफुली पूरा कर लेना, उसको भी पास आउट ही कहते हैं, ठीक है। पास अवे का मतलब होता है टू डाई, गुजर जाना, मर जाना, ठीक है। ही पास्ड अवे एट एन अर्ली एज। पास आउट नहीं, पास ऑन, पास ऑन का मतलब होता है टू ट्रांसफर, टू गिव,
कोई चीज जो आपके पास है वो किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देना या उसको दे देना। प्लीज पास ऑन द सॉल्ट। ठीक, तो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं, इनका अपना ध्यान रखना। अगले पे आ जाओ। Genetic influx from Central Asia in the Bronze Age was strongly male-driven, consistent with the patriarchal social structure attributing to the Indo-European pastoralist society. Genetic influx, ठीक है। देखो दो वर्ड होते हैं, अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा। एक वर्ड होता है एक्सोडस, कोई बच्चा इनका मतलब बताए। एक वर्ड होता है एक्सोडस, एक वर्ड होता है इनफ्लक्स। कोई भी बच्चा इन वर्ड्स के मीनिंग बताए, अगर किसी को पता है ना कि क्या मतलब होता है एक्सोडस का और क्या मतलब होता है इनफ्लक्स का। लार्ज नंबर में, बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह लोगों का निकलना, ठीक है, इसको एक्सोडस कहते हैं। जैसे सीरिया वगैरह हो गया, जिन देशों में हमेशा मतलब वायलेंस होता रहता है ना, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, बड़ी संख्या में जगह छोड़ के चले जाते हैं, इसको कहते हैं एक्सोडस। एक्स का मतलब बाहर, तो वहां से चले गए, एक्स को एक्सोडस कहते हैं। और इनफ्लक्स उसका एंटोनिम हो गया। इनफ्लक्स का मतलब आना हो गया, ठीक है। तो इनफ्लक्स का मतलब हो गया बड़ी संख्या में कहीं से लोगों का आना, और एक्सोडस का मतलब हो गया बड़ी संख्या में निकलना। ये ध्यान रखना, पेपर में वोकैब पार्ट में कई बार ये वर्ड काम आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो हमने लिखा जेनेटिक इन्फ्लक्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है, इन द ब्रॉन्ज एज वॉज स्ट्रांगली मेल ड्रिवन। कि जो जेनेटिक इन्फ्लक्स हुआ सेंट्रल एशिया से, जो ब्रॉन्ज एज में ज्यादातर लोग जो यहाँ आए अपने इलाके में, ठीक है, वो मेल ड्रिवन था, ठीक है, मतलब उसमें पुरुष ज्यादा थे। कंसिस्टेंट विद द पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर, जो बिल्कुल कंसिस्टेंट था, समानांतर था। किस चीज का समानांतर था? पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर, पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना। उस समय की सामाजिक संरचना क्या थी उन लोगों की? पितृसत्तात्मक, मतलब पिता जो था वो हेड ऑफ फैमिली हुआ करता था, माता हेड ऑफ फैमिली नहीं होती थी, पिता हेड ऑफ फैमिली हुआ करता था, ठीक है। चलो, तो उसके बाद में क्या आ गया? कंसिडरिंग द पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर एट्रीब्यूटिंग टू द इंडो यूरोपियन पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी। और जो इंडो यूरोपियन जो चरवाहा सोसाइटी थी, पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी थी, जो लोग चरवाहा टाइप के थे, जो घूमते रहते थे, ठिकाना नहीं होता था, पशु पालते थे और उनके साथ ही साथ में घूमते रहते थे, ठीक है, ये बिल्कुल उसको मतलब समर्पित है। तो यहाँ पे हमने एट्रीब्यूटिंग एक वर्ब यूज किया, ठीक है। एट्रीब्यूटिंग जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और इसका यूज हमने किसके लिए किया है? इससे पहले बताए गए स्टेटमेंट के लिए। ये जो हमने पहले स्टेटमेंट बताया ना, इस पूरे स्टेटमेंट के लिए हमने ये पार्टिसिपल फ्रेज यूज किया है। अब एट्रीब्यूट करने का मतलब होता है किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज पे आरोपित कर देना, उसके ऊपर उसको लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहले लिखा गया स्टेटमेंट है, ये एट्रीब्यूट कर रहा है या इसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है? ये जो पहले बताया गया स्टेटमेंट है कि जो लोगों का आना हुआ सेंट्रल एशिया से ब्रॉन्ज एज में बहुत ज्यादा, वो मेल ड्रिवन था, जो कि वहां के पैट्रियार्कल सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग था। कंसिस्टेंट विद का मतलब अकॉर्डिंग टू, उसके समान था। अब ये जो है इसको हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसको हम रिलेट कर रहे हैं। किससे रिलेट कर रहे हैं? इंडो यूरोपियन पैस्टरलिस्ट है। जो इंडो यूरोपियन पैस्टरलिस्ट सोसाइटी हुआ करती थी वो भी ऐसी थी, वो भी मेल ड्रिवन थी, वो भी पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। तो यहां पर हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके इस इन्फ्लक्स को इंडो यूरोपियन पैस्टरलिस्ट सोसाइटी पे। उनका आना जो है वो एट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। एट्रीब्यूट करना मतलब कोई एक चीज है, किसी दूसरी चीज के ऊपर उसको निर्धारित कर देना, उससे उसको रिलेट करके उसके ऊपर आरोपित कर देना, ये मतलब होता है एट्रीब्यूट का। तो एट्रीब्यूट यहाँ पे वो स्टेटमेंट नहीं कर रहा है, एट्रीब्यूट उस स्टेटमेंट को किया जा रहा है इंडो यूरोपियन पैस्टरलिस्ट सोसाइटी से। तो हमें पास्ट पार्टिसिपल लिखना पड़ेगा। पास्ट पार्टिसिपल होता है एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड टू द इंडो यूरोपियन पैस्टरलिस्ट सोसाइटी। जो इंडो यूरोपियन पैस्टरलिस्ट सोसाइटी थी वो भी ऐसी ही थी, तो उन्हीं का गुण उनमें भी था कि वो लोग जो वहां से आए वो भी इंडो यूरोपियन ही थे। अब वो भी मतलब, एक मिनट, ये एट्रीब्यूटेड कलर अच्छा नहीं दिख रहा, दूसरे कलर से लिख देता हूँ। तो इसमें पास्ट पार्टिसिपल लिखो, एट्रीब्यूटेड टू द इंडो यूरोपियन पैस्टरलिस्ट सोसाइटी, जिसको एट्रीब्यूट किया जाता है इंडो यूरोपियन पैस्टरलिस्ट सोसाइटी से। जो इंडो यूरोपियन पैस्टरलिस्ट सोसाइटी थी वो भी पैट्रियार्कल सोसाइटी हुआ करती थी। तो जो मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया से जो लोग आए उस समय, वो भी उसी टाइप के थे। चलो, ये हो गया। A historian envisions a future in which humans cannot be able to survive at all if they do not remain connected.
एक हिस्टोरियन ने ऐसा फ्यूचर एनविजन किया। एनविजन करना मतलब पहले से पूर्वाभास कर लेना, मतलब पूर्व आभास किसी चीज का हो जाना कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसको पहले से एनविजन कर लेना। ठीक है, एक हिस्टोरियन ने ऐसा फ्यूचर एनविजन किया है जिसमें ह्यूमंस जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इफ दे डू नॉट रिमेन कनेक्टेड, अगर वो कनेक्टेड ना रहे तो। ठीक है, आंसर बताओ। एक क्वेश्चन देखें सारे बच्चे, हमने एक क्वेश्चन लिखा, वी कैन नॉट बी एबल we cannot be able to do this task, we cannot do this task tomorrow। दोनों गलत, दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। तो तुम लोग क्या बेवकूफी दे रहे हो। देखो यहाँ पर एक चीज समझना बच्चों, ये जो कैन नॉट हम लिख रहे हैं ना और एबल लिख रहे हैं, ये एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, होता क्या है बच्चे, ये जो कैन मॉडल है ये एबिलिटी का मॉडल होता है और ये एबल एडजेक्टिव भी एबिलिटी शो करता है, तो दोनों को एक साथ में यूज नहीं करना चाहिए। अल्टरनेटिव होते हैं ना, या तो ये यूज करो या वो यूज करो, दोनों एक साथ नहीं यूज करना चाहिए। तो या तो हम लिखें वी आर नॉट एबल टू डू दिस टास्क, या तो हम लिखें वी आर नॉट एबल टू डू दिस टास्क, या तो ये लिखो कि वी आर नॉट एबल टू डू दिस टास्क, या लिखो वी कैन नॉट डू दिस टास्क, ऐसे लिखो। तो या तो लिखो वी कैन नॉट डू दिस टास्क या लिखो वी आर नॉट एबल टू डू दिस टास्क, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, तो अब ये सही हो गया। दूसरा ऑप्शन में बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना, या तो लिख दो वी आर नॉट एबल टू डू दिस टास्क। अब इसमें आ जाओ, यहां पर हमने कैन नॉट लिखा, एबल लिखा ही नहीं, लेकिन ध्यान से देखो ये फ्यूचर लिखा। अब जो बच्चे तुम में से जानते हैं ठीक है, जो नहीं जानते उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कैन है ये क्या एक्सप्रेस करता है, एबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी प्रेजेंट की एक्सप्रेस करता है, लेकिन ध्यान से देखो ये टाइम तो फ्यूचर लिखा हुआ है। ठीक, तो फ्यूचर की एबिलिटी कैन एक्सप्रेस नहीं करता, इसकी जगह विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का यूज क्या करो, तो यहां पे लिखो वी विल बी एबल टू। अच्छा, नॉट नेगेटिव है ना इसलिए, तो लिखो वी विल नॉट बी एबल टू। ठीक, तो जो मैं यहाँ पे तुम्हें समझाना चाहता हूं, वी वॉन्ट बी एबल टू डू दिस टास्क। देखो कैन का यूज हम एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट में करते हैं, प्रेजेंट की एबिलिटीज होती है ना उनके लिए हम कैन का यूज करते हैं, आई कैन डू दिस टास्क, आई कैन नॉट डू दिस टास्क। पास्ट की एबिलिटीज के लिए हम कुड यूज करते हैं, वॉज एबल टू भी यूज करते हैं। फ्यूचर की एबिलिटीज के लिए हम विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का यूज करते हैं। फ्यूचर की एबिलिटीज के लिए हम विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का यूज करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहां पे लिखा हिस्टोरियन एनविजन्स अ फ्यूचर इन विच ह्यूमंस कैन नॉट बी एबल टू सर्वाइव एट ऑल, तो ये फ्यूचर की बात हो रही है। अब हमें पता है ये जो कैन नॉट है और एबल टू है ये एक साथ नहीं आएंगे। अब हम या तो ये लिखें कि ह्यूमंस कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल, या हम लिखें ह्यूमंस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एट ऑल, लेकिन ध्यान देखो फ्यूचर लिखा हुआ है। तो फ्यूचर लिखे होने का मतलब क्या है कि ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये सिचुएशन, ये एबिलिटी अभी की नहीं फ्यूचर की है। तो अगर ये एबिलिटी फ्यूचर की है तो कैन मत लिखो बच्चे, लिखो विल नॉट बी एबल टू। तो इसको ऐसे लिखो, अ हिस्टोरियन एनविजन्स अ फ्यूचर इन विच ह्यूमंस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, ह्यूमंस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो सारे बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है कि कैन और एबल एक साथ तो आएंगे नहीं, वो तो मिस्टेक है ही है। हाँ, कैन और एबल एक साथ तो आएंगे नहीं, वो तो मिस्टेक है। ठीक, तो अब हम क्या करें, कैन नॉट सर्वाइव ये लिखें या आर नॉट एबल टू सर्वाइव ये लिखें। तो ध्यान से देखो यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, हिस्टोरियन एनविजन्स अ फ्यूचर इन विच, तो ये भविष्य की बात हो रही है, अभी की बात नहीं है। तो अगर ये भविष्य की बात हो रही है तो फ्यूचर की एबिलिटीज और इनएबिलिटीज के लिए हमने विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू लिखना चाहिए। तो आंसर लिखो, हिस्टोरियंस एनविजन अ फ्यूचर इन विच ह्यूमंस विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें ह्यूमंस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर वो साथ में कनेक्टेड नहीं रहे, तो मतलब अंत हो जाएगा ह्यूमैनिटी का, इसका मतलब ये। The study of speech disorder due to brain injury suggests that patients can think without having adequate control over their language, but they succeed in playing games of chess.
Some patients, for example, fail to understand the names of objects presented to them. They can even use the concepts needed for chess playing, though they are unable to express many of the concepts in ordinary language. They can find it difficult to interpret long written notices. How they manage to do this, we don't know. देखो, हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमें हिंट ढूंढना चाहिए. अगर हम यहाँ पे हिंट देखें, QPR एक सीक्वेंस बनेगा. सारे बच्चे ध्यान से देखो, एक सीक्वेंस बनेगा QPR. कैसे? ध्यान से देखो. Q में लिखा सम पेशेंट्स फॉर एग्जांपल फेल टू फाइंड द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंटेड टू देम. कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो उन ऑब्जेक्ट्स के नाम तक बताने में असफल हो जाते हैं जो उनको प्रेजेंट किए जाते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद P, बट लेकिन अब नाम नहीं बता पा रहे. जो चीज उन्हें, मान लो उन्हें ग्लास दिखाया तो वो नाम नहीं बता पा रहे इसका नाम क्या है, वो भूल गए, उन्हें नहीं पता. ठीक है. बट लेकिन दे सक्सीड इन प्लेइंग गेम्स ऑफ चेस, लेकिन वो चेस खेल लेते हैं. ठीक है. दे कैन इवन यूज, इवन का मतलब हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि चेस खेल लेते हो तो एक चीज है. दे कैन इवन यूज द कॉन्सेप्ट नीडेड फॉर चेस प्लेइंग. चेस प्लेइंग के लिए जो कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है वो तक यूज कर लेते हैं. दो दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस मेनी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज. उनमें से बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं वो साधारण भाषा में बता नहीं पाते, लेकिन वो यूज कर लेते हैं. तो इवन लिखकर हम इस बात को कि वो चेस खेल लेते हैं और ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं. QSPR बनेगा. QS मैंने ध्यान नहीं दिया, SP बीच में. हालांकि QPR बन सकता था, लेकिन अब बीच में तो SB आएगा. उन्होंने तो QPR का कोई सीक्वेंस है नहीं. चलो ये आंसर. तो आंसर हो गया बच्चे इसमें हमारा कौन सा? B. मोस्ट पीपल, सारे लोग पढ़ना, थोड़े आज की क्लास में थोड़े बड़े वाले क्वेश्चंस लेकर आए. ठीक है. Most people know that economics deals with such items as population, natural resources, incomes, tariffs, money and prices. ठीक है. Instead का मतलब in place of. Instead, it is how it organizes and analyzes its materials. It is the perspective from which it views the world that makes it a special field of study. However, it is not what economics deals with that makes it a distinctive science. Okay. Indeed, the list of topics can be greatly extended. Economics is a particular view of reality. From this view, देखो हिंट देखना है इसमें बच्चों. सिक्स्थ जो S पार्ट है वो लास्ट में आएगा. ठीक है. क्योंकि जो S है ना उसके तुरंत बाद सिक्स्थ आ जाएगा. इकोनॉमिक्स इज अ पर्टिकुलर व्यू ऑफ रियलिटी. अब फिर उसके बाद में लिखा ना सिक्स्थ पार्ट में फ्रॉम दिस व्यू. तो दिस व्यू तो मतलब दिस व्यू का मतलब इस व्यू को कहीं पे रेफर कर रखा होगा. ये रेफर कर रखा. ठीक है. तो सिक्स्थ लास्ट में आएगा. अभी हम आंसर पे नहीं जाएंगे, पहले हम हिंट ढूंढ लेते हैं. और देखो हिंट ढूंढते हैं. R से शुरुआत होगी. फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा. Most people know that economics deals with such items as population, natural resources, economics, incomes, tariffs, money and prices. फिर R में लिखा indeed the list of topics can be greatly extended. और इस लिस्ट को भी और भी वास्तव में बढ़ाया जा सकता है. तो मतलब वो जो थोड़े बहुत वहां पे आइटम्स लिखे हैं, अब कहा जा रहा है कि इस लिस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है. तो R पार्ट आएगा फर्स्ट में. चलो ठीक है. फिर उसके बाद में आ जाएगा however it is not what economics deals with that makes it distinctive science. Instead it is how it organizes. Q के बाद में P जरूर आएगा. तो ये हिंट्स है हमारे पास. Q के बाद में P जरूर आएगा. कितने ऑप्शन है जिनमें Q के बाद में P दे रखा है? 2 है. नहीं, हाँ 2 ही है. ठीक है. ये गलत, ये गलत. अब उसके बाद में शुरुआत R से होगी. R से शुरुआत इसमें हो रही है. ये आंसर. ठीक है. S लास्ट में आएगा. इसमें दे रखा है S लास्ट में. तो C ऑप्शन आंसर है. तो C ऑप्शन में हमारे सारे हिंट्स मैच कर रहे हैं. S लास्ट पार्ट है, C में लास्ट में दे रखा है S. ठीक है. R फर्स्ट पार्ट है, C में R दे रखा है फर्स्ट. ठीक है. और दूसरा हिंट कहते हैं Q के बाद P आएगा. C पार्ट में दे रखा है Q के बाद में P. तो वो हमारा आंसर हो गया. अगला देखो. हमने लिखा पोलाइटनेस इज नॉट अ क्वालिटी possessed by only one nation or race. One may observe that a man of one nation will remove his hat or fold his hands by way of greetings when he meets someone he knows. A man of another country will not do so. It is a quality to be found among all peoples and nations in every corner of the earth. Obviously, each person follows the custom of his particular country. In any case, we should not mock at others' habits. R से शुरुआत होगी. P के बाद में Q आएगा. हिंट्स पहले ढूंढ लिया करो, आंसर बाद में जाएंगे. जब तक प्रैक्टिस कर रहा हूं, जब तक सीखने वाली हालत में, तब तक हिंट्स ढूंढने पे स्ट्रेस दिया करो. चलो. अब जैसे R से शुरुआत होगी. पहले पार्ट में लिखा पोलाइटनेस इज नॉट अ क्वालिटी possessed by only one nation or race. पोलाइटनेस कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है वो किसी एक ही नेशन, एक ही रेस की हो. ठीक है. उसके बाद में आ जाएगा आपका R पार्ट. इट इज अ क्वालिटी. ये एक ऐसी क्वालिटी है
टू बी फाउंड अमंग ऑल पीपल्स, जो सब जगह हर राष्ट्र में और हर एक कोने मतलब अर्थ के हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, तो आर से शुरुआत होगी। कितने ऑप्शन है जिनमें आर से शुरुआत हो रही है? 2। ठीक, तो ये दोनों गलत। फिर हमें दूसरा हिंट मिला था कि पी के बाद में क्यू आएगा। पी के बाद में क्यू किस में दे रखा है? इसमें दे रखा है, तो ये गलत, ये आंसर। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट देखो, इवन द न्यूजमैन एंड स्पेक्टेटर्स वर नॉट स्पेयर्ड। मतलब जो न्यूजमैन थे, ठीक है, मतलब जो मीडिया लोग थे वो, और जो स्पेक्टेटर्स थे, दर्शक थे, वो भी नहीं बचे। अ होम गार्ड इन द गैलरी वाज हिट ऑन द फेस। एक होम गार्ड था गैलरी में, उसके चेहरे पे मतलब मार पड़ी। दे वेंट ओनली इंचेस ओवर द हेड्स ऑफ न्यूजमैन इन द प्रेस गैलरी। 3 ब्लेजन्स व्हिच वर हर्ल्ड मिस्ड द मार्क। ब्लेजन्स होता है ना, जैसे वो जो मुदगल हुआ करते थे पहलवानों में, अखाड़े जो जो अखाड़ा में जो पहलवान उठा के वर्जिश किया करते थे, ठीक है, उन्हें कहते हैं मुगदल कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, देख लेना। दिस मेड द स्क्राइब्स रन हेल्टर स्केल्टर। स्क्राइब्स का मतलब जो मीडिया पर्सन थे, लिखने वाले, ठीक है, वो इधर उधर भागने लग गए। ही फेल डाउन हिज ब्लीडिंग आई बल्जिंग। ठीक है, देखो ये जो ही हमने लिखा है ना, ये प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज हो सकता है? इसका नाउन कहाँ मेंशन होगा? तो ध्यान से देखो, पी पार्ट में लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब पी पार्ट लास्ट में आएगा। अब हम देखें कितने ऑप्शन है जिनमें पी लास्ट में दे रखा है। इसमें नहीं दे रखा पी लास्ट में, इसमें नहीं दे रखा पी लास्ट में, पी इन दोनों में लास्ट में दे रखा है। एक में शुरुआत आर से हो रही है, एक में शुरुआत एस से हो रही है। तो अब हमें पता है कि हम शुरुआत आर से करें, एस से करें। एस से शुरुआत हो नहीं सकती क्योंकि एस में लिखा हुआ है दिस मेड द स्क्राइब्स रन हेल्टर एंड स्केल्टर। दिस का मतलब क्या है वो अभी हमें बताया नहीं गया, तो एस से शुरुआत होगी नहीं। अगर एस से शुरुआत होगी नहीं तो ये भी गलत हो गया, तो फिर जो बचा ऑप्शन वही आंसर हो गया। आर के बाद में क्यू आएगा, ये भी हिंट है, देखो बच्चे ने सही ढूंढ लिया। आगे पढ़ते हैं। We may consider the political privilege of citizenship. This gives the citizen the pleasant feeling that he has a share in the administration of his country. In addition, he may himself stand as a candidate for election to any office of the republic to which he belongs. A citizen usually enjoys the right of voting, of election to public bodies, and of holding public offices. These advantages are, of course, only enjoyed by citizens under a democratic system of government. Under a dictatorship, people cannot choose their own representative. एस लास्ट में आएगा, एक हिंट। ठीक है, आर के बाद में पी आएगा और फिर पी के बाद में क्यू आएगा, ये एक हिंट। ठीक है, ये हिंट काम कर रहे हैं। देखो अब अगर हम देखें तो ऐसे कितने हमारे पास ऑप्शन जिनमें एस लास्ट में दे रखा है? 2। ऐसे कितने जिनमें आरपीक्यू सीक्वेंस दे रखा हो? एक ही। इसमें सारे सी आज सही हो जा रहे हैं ना, ध्यान दिया कि नहीं? एस लास्ट में आएगा। अब 2 ऑप्शन है जिनमें लास्ट में एस दे रखा है, तो हमें एक हिंट मिला कि आरपीक्यू सीक्वेंस आएगा। आरपीक्यू सीक्वेंस एक ही ऐसे ऑप्शन में जिसमें एस लास्ट में, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अब एक छोटा सा क्लोज टेस्ट है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे लोग इसे पढ़ें। क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना है हमने पहले कई बार डिस्कस किया, इसे भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले पूरा पैसेज पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में सेंटेंस वाइज फिल करना है। ठीक, आज पढ़ते हैं। इन ऑल कॉम्पोजिशंस, कॉम्पोजिशंस का मतलब रचनाएं, जैसे हम लिखते हैं ना, कोई कहानी लिखी, कोई ऐसे लिखा, कोई ड्रामा लिखा, कोई नॉवेल लिखी, कोई पत्र लिखा, तो ये कॉम्पोजिशन का मतलब रचनाएं। इन ऑल कॉम्पोजिशंस डैश इज द मोस्ट डैश वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब गुण, क्वालिटी, वर्च्यू का मतलब गुण। यू शुड राइट इन अ सिंपल एंड डैश मैनर। आपको लिखना चाहिए कैसे? सिंपल और किसी मैनर में। ठीक है, द चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी डैश। ट्राई नॉट टू यूज डैश वर्ड्स merely because they are dash. Do not allow poetic images or dash to spoil the grace of good style. It is no longer dash to stuff your composition with too many dash or proverbs, especially if their relevance is dash. पिछले वाले क्वेश्चन को समझा दें। आ जाओ, वो देखो एक बेवकूफ वहीं लटका पड़ा भी। आ जाओ, आरपीक्यू सीक्वेंस बनाना हमारा, आ जाओ पढ़ लेते हैं। We may consider the political privileges of citizenship. ठीक है, हम जो पॉलिटिकल प्रिविलेज हैं सिटीजनशिप की, उनको कंसीडर कर सकते हैं, मतलब ये मान सकते हैं कि सिटीजनशिप के कुछ पॉलिटिकल फायदे भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में आ जाएगा आर।
अ सिटीजन, क्या होते हैं सिटीजनशिप के फायदे, वो आर पार्ट में शुरुआत की गई। अ सिटीजन यूजुअली एंजॉयज द राइट ऑफ वोटिंग ऑफ इलेक्शन, ठीक, टू पब्लिक बॉडीज एंड ऑफ होल्डिंग पब्लिक ऑफिसर्स। सिटीजन जो होता है यूजुअली उसको अधिकार होता है वोट डालने का चुनाव में, जो पब्लिक बॉडीज होती हैं, ठीक है, या पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, उनमें जो लोग चुने जाते हैं उनके लिए वोट डालने का उसको अधिकार होता है। एक सिटीजनशिप का प्रिविलेज हो गया। फिर उसके बाद में आ जाएगा आपका पी, दिस गिव्स द सिटीजन, दिस का मतलब राइट ऑफ वोटिंग, ठीक है, ये जो वोटिंग का राइट होता है, इट गिव्स द सिटीजन द प्लेजेंट फीलिंग, इससे सिटीजन को एक सुखद अनुभूति होती है, एक सुखद फीलिंग होती है। क्या फीलिंग होती है? दैट ही हैज अ शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटी, के सोसाइटी के प्रशासन में उसका भी हिस्सा है। भाई उसने लोगों को चुन के भेजा है, तो उसके चुने गए लोग जो है वो शासन प्रशासन चला रहे हैं, तो उसको लगता है हमारा भी शेयर है इसमें, ठीक है। उसके बाद में फिर आ जाएगा क्यू, इन एडिशन, इसके अलावा, वोट डालने के अलावा इसके अलावा क्या है, ही में हिमसेल्फ स्टैंड एज अ कैंडिडेट, चाहे तो वो खुद ही चुनाव लड़ सकता है, सीट, ठीक है, फॉर इलेक्शन टू एनी ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक टू विच ही बिलोंग्स, जिस देश का वो रहने वाला है उस देश के किसी भी ऑफिस के लिए अगर इलेक्शन हो रहा है तो वो खुद भी लड़ सकता है, तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद ऐसा आ गया, दीज एडवांटेजेस आर ऑफ कोर्स ओनली एंजॉयड बाय द सिटीजंस अंडर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और ये सारी मतलब जो एडवांटेजेस हैं, ठीक है, ये एडवांटेजेस जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जहां पर लोकतंत्र है, वहीं पर ही है। जहां पर मोनार्की है, जहां पे डिक्टेटरशिप है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये जो आरपीक्यूएस है सही सीक्वेंस है। आ जाओ, अब इसको करो सभी लोग। इन ऑल कंपोजिशंस डैश इज द मोस्ट डैश वर्च्यू, यू शुड राइट इन अ सिंपल डैश एंड ऑल मैनर। चलो आंसर बताओ, पढ़ लिया? अब करें शुरू, आ जाओ। देखो सबसे पहला, इन ऑल कंपोजिशंस डैश इज द मोस्ट डैश वर्च्यू, फ्लोरिश, सिंप्लिसिटी, रिजर्व, डिजर्व। रिजर्व डिजर्व जो होते हैं ये नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है, वहां पे हमें नाउन की जरूरत है, तो हम लिखेंगे सिंप्लिसिटी। फ्लोरिश भी वर्ब है। सिंप्लिसिटी इज द, ठीक है, जो सादगी है, ठीक है, वो है, क्या है, इज द मोस्ट डैश वर्च्यू डिस्क्राइब्ड, हिडन, डिपिक्टेड, एडमायर्ड। एडमायर्ड का मतलब जिसकी प्रशंसा की जाती है। मान लो आपने कोई ऐसे लिखा, तो जितना आप सिंपल शब्दों में लिखेंगे उतना ही उसको ज्यादा लोग पसंद करेंगे, एडमायर करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसमें एडमायर्ड। इन ऑल कंपोजिशन सिंप्लिसिटी इज द मोस्ट एडमायर्ड वर्च्यू, ठीक। यू शुड राइट इन अ सिंपल एंड डैश मैनर, आपको लिखना चाहिए, कैसा लिखना है, सिंपल। देखो सिंपल वर्ड यहाँ पे आ गया ना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो सिंप्लिसिटी को, ठीक है। यू शुड राइट इन अ सिंपल एंड डैश मैनर, शोई मैनर, दिखावटी मैनर, दिखावटी के लिए तो मना किया जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्यूटीफुल, ऑर्नामेंटल, कैसे में लिखना चाहिए, तो मतलब लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, दिखावटी होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, सजावटी होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है कैंडिड, टू द पॉइंट, डायरेक्ट, जो बात आपको कहनी समझानी है, ठीक है, वो सीधे टू द पॉइंट डायरेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आंसर आ जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि आपका लिखने का स्टाइल सिंपल होना चाहिए, ठीक है, और जो लिखने का स्टाइल है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। द चॉइस ऑफ वर्ड शुड बी डैश, और जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो कैसी होनी चाहिए, वर्ड्स कैसे चूज करने चाहिए, क्विक, डिस्क्रिमिनेटिंग, इजी, हैफाजार्ड, ठीक है। इजी, हैफाजार्ड का मतलब रैंडम, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब भेदभाव वाले, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा इजी वर्ड्स यूज कीजिए, कोई डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं यूज करने। डू नॉट अलाउ पोएटिक इमेजेस, और नहीं, द चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी डैश, वर्ड्स जो है वो इजी होने चाहिए, जिससे जो पढ़े वो आपकी बात को पूरा समझ पाए। ट्राई नॉट टू यूज डैश वर्ड्स मेयरली बिकॉज, ऐसे वर्ड्स यूज करने की कोशिश ना करें। अब अगर हम इजी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें कैसे वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, ग्रामर डिफिकल्ट, पोएट्री शॉर्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट वर्ड्स ना यूज करें। केवल किस लिए, कई बार लोग होते हैं ना, किस लिए डिफिकल्ट वर्ड्स ना यूज करें, मेयरली बिकॉज दे आर डैश, कि वो होते हैं, कैसे होते हैं, लिटरेरी, क्लियर, डिस्टिंक्ट, फेमिलियर। लिटरेरी, कई बार होता है ना साहित्यिक शब्द, तो लोग क्या करते हैं कि केवल लिटरेरी वर्ड्स वो होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में नहीं यूज होते हैं, साहित्य में आपको पढ़ने को मिलेंगे। ऊंचे जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, एस्टीम्ड स्कॉलर्स हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो उनके उसमें वो शब्द आपको पढ़ने लिखने को मिलेंगे, आम बोलचाल की भाषा के वो शब्द नहीं होते। तो ऐसे डिफिकल्ट शब्द केवल इसलिए कि वो पोएटिक हैं, वो लिटरेरी वर्ड्स हैं, तो केवल इसलिए ना यूज करें। आम बोलचाल की भाषा के जो इजी और सिंपल वर्ड्स हैं उनका यूज करें, ठीक है, ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करें। चलो लिटरेरी हो गया।
उसके बाद में आ गया डू नॉट अलाउ पोएटिक इमेजेस और डैश टू स्पॉइल द ग्रेस ऑफ गुड स्टाइल. व्हाट पोएटिक इमेजेस और व्हाट और स्टोरीज पिक्चर्स सिमिलीज. सिमिलीज का मतलब होता है फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, हर एक चीज की समानता शो करना. इलिस्ट्रेशन का मतलब चित्र होता है. इलिस्ट्रेशन जो होता है वो चित्र होता है, मतलब जैसे कोई लिखा है कोई चीज, ठीक है, तो उसमें कोई चित्र वगैरह मेंशन कर देगा तो वो इलिस्ट्रेशन हो गया. ठीक है, तो इसमें आ गया सिमिली. सिमिलीज का मतलब होता है अलंकार. सिमिली एक काइंड का अलंकार होता है जिसमें हम समानता शो करते हैं दो चीजों की. ठीक है, तो बे मतलब कि सिमिलीज का यूज ना करें, अननेसेसरली सिमिलीज का यूज ना करें. ठीक है, to spoil the grace of good style. It is no longer dash to stuff your composition with too many dash. अब ये बिल्कुल भी फैशन में नहीं है. क्या फैशन में नहीं है? इट इज नो लॉन्गर डैश टू स्टफ योर कॉम्पोजिशन. स्टफ का मतलब ठूंसना, किसी चीज में भरना किसी चीज को. टू स्टफ योर कॉम्पोजिशन, अपने कॉम्पोजिशन को स्टफ करना अब नहीं है. क्या नहीं है? कॉमन नहीं है, फैशनेबल नहीं है, सिंपल नहीं है, अनकॉमन नहीं है. अब ये फैशनेबल नहीं है, मतलब ये आउट ऑफ फैशन हो गया. अब ये चलन में नहीं है कि आप बे मतलब में ठूस रहे हो अपने कॉम्पोजिशन में. क्या ठूस रहे हो? टू मैनी डैश और प्रोवर्ब्स, बहुत ज्यादा. क्या? डिस्टिंक्ट, क्लियर, डाउटफुल, नहीं सॉरी, ऑथर्स, एग्जांपल्स, कोटेशंस, फिलॉसफीज. कोटेशंस जैसे पहले लोग होते थे ना, एसेज वगैरह लिखते थे, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोटेशंस यूज करते. नहीं, फिलॉसफी नहीं, दर्शन की बात नहीं हो रही, कोटेशंस. कोटेशंस बहुत यूज होते थे. जैसे रिपोर्टेड स्पीच लगा लगा के दूसरों के हमने कोटेशंस की, भगवत गीता में भगवान ने ये कहा, जीसस ने ये कहा, ठीक है, ये फलाना ने ये कहा, ढिमकाना ने ये कहा, आइंस्टाइन ने वो कहा. तो लोग अपनी बात को साबित करने के लिए दूसरों के कोटेशंस बहुत मेंशन करते थे. तो अब बताया जा रहा है कि दैट इज नो लॉन्गर फैशनेबल. अब ये फैशनेबल नहीं है, ये मतलब फैशन में नहीं है. इट इज नो लॉन्गर फैशनेबल टू स्टफ योर कंपोजिशन विद टू मैनी कोटेशंस और प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स भी एक तरीके से कोटेशंस ही होती हैं. तो बहुत सी लोकोक्तियां, बहुत से उदाहरण देना फैशनेबल नहीं रहा है. स्पेशली, खास करके, इफ देयर रेलिवेंस इज डैश, और खास करके अगर उनका रेलिवेंस, उपयुक्तता, ठीक है, वो हो. कैसी हो? डिस्टिंक्ट हो, क्लियर हो, डाउटफुल हो, डाउटलेस हो. डाउटफुल हो. बाकी तीनों सिनोनिम है. डाउटफुल, क्लियर, डिस्टिंक्ट ये सिनोनिम्स हैं. अगर उनमें से एक आएगा तो बाकी दो भी आ जाएंगे, तो उनमें से कोई नहीं आएगा डाउटफुल. खास करके अगर आप कोई ऐसी प्रोवर्ब या कोई ऐसा कोटेशन लिख रहे हो, ठीक है, जिसको लेकर आप खुद ही मतलब डाउट में हो कि यहाँ पे रेलिवेंट है, इसको यूज करने या नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल ही मत यूज करो. तो जो बहुत ज्यादा कोटेशंस का यूज करना है, ठीक है, या प्रोवर्ब्स का यूज करना है, वो फैशनेबल नहीं रहा. आप इजी वर्ड्स का यूज करके सिंपल शब्दों में अपनी बात को टू द पॉइंट कहिए. उसमें बे मतलब ऐसे शब्दों का यूज जो डिफिकल्ट हैं लेकिन साहित्यिक हैं, उनका यूज मत कीजिए. ठीक है, और अब अपनी भाषा में बहुत ज्यादा कोटेशंस का यूज करना और प्रोवर्ब्स का यूज करना फैशनेबल नहीं रहा है. और खास करके अगर आप इस चीज को लेकर डाउटफुल हो कि ये यहाँ पे रेलिवेंट है कि नहीं जो मैं बात बोलने लिखने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी ना करें. ठीक है,